अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो किसी तरीके से हुकूमत के दरो दीवार हिला सके। पीटीआई ने एहतजाज, कभी धरना तो कभी बैकडोर राब्तों के जरिए अपने लिए सियासी रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन तहरीक इंसाफ की सारी मनसूबाबंदी हुकूमत के खिलाफ मौसर होने की बजाय खुद उसके लिए सियासी नुकसान का सबब बनी। और जाहिर है इसकी सबसे बड़ी वजह तहरीक इंसाफ की नाक़िस हिकमत अमली और आपस के इख्तलाफात हैं। अब यही वजह है कि पीटीआई ये समझती है कि वो तने तनहा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो दीगर ऑपोजिशन जमातों के साथ ग्रैंड अलायंस करके हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है। जैसा कि तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि 8 फरवरी का इंतखाब धांधली ज़्यादा था, इसलिए दोबारा इंतखाब होना चाहिए। और ये मुतालबा सिर्फ तहरीक इंसाफ ही का नहीं बल्कि तमाम ऑपोजिशन जमातों का भी है। और गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से सियासी बड़ों की अहम बैठक भी हुई है। इस अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो मीडिया हुई है उसके मुताबिक असद कैसर की बनी गाला रिहाइश गाह पर दिए जाने वाले इशाइये में मौलाना फजल रहमान, शाहिद खान अब्बासी, महमूद खान अचकजई, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, जुनैद अकबर और दीगर रहनुमा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन जमातों की क़यादत ने आइंदा मिलकर चलने का फैसला करते हुए कौमी एजेंडे की तैयारी के लिए कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया और कमेटी में जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई का एक नुमाइंदा शाहिद खान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर शामिल होंगे। इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक मौलाना फजल रहमान जारहाना मूड में दिखाई दिए। उनका कहना था कि मुश्तरका एलामिये में पहला नुकता यह रखा जाए कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने किसी का नाम लिए बगैर दो टोक अल्फाज में तहरीक इंसाफ की क़यादत से कहा कि वो पहले हमारे साथ अपने मामलात को हल करें, जबकि इजलास में मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना था कि हमें इक़्तिदार की बजाय करने की जरूरत है। अब इस आम इजलास के बाद भी मौलाना फजल रहमान ने दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करते हुए हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा एक बार फिर दोहराया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मजीद कोई हक हासिल नहीं है। उनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर-ए-नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान भी इंतखाबात के बाद से हुकूमत के मैंडेट पर मुसलसल सवाल उठा रहे हैं, उसकी लेजिटिमेसी को जो है उस क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं उसके ऊपर। और ये भी हकीकत है कि JUIF हुकूमत की पॉलिसी से खुश नहीं है। ख़ासतौर पर JUIF 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के किरदार पर नाला है। मौलाना फजल रहमान की जमात भी ये समझती है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूर। अब भी JUIF ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि इस अहम तरमीम के वक्त हुकूमत ने उसको धोखे में रखा। हुकूमत से नाला है, पर्टिकुलरली जमीयत उलमा इस्लाम फे जो बात कर रही है, लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम का जो दाग अभी तक लगा हुआ है वो धुला नहीं है। और उस पर अब स्लोली एंड ग्रेजुअली यूँ कह लीजिए कि वक्फों के अंदर इंस्टॉलमेंट्स में जैसे किस्तों में रह के याद आ रहा है जमीयत उलमा इस्लाम फे को कि हुकूमत ने उनके साथ किया क्या है। लेकिन इस सारे मामले पर एक नुक्ते पे जहां ऑपोजिशन इकट्ठी है वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिजर्वेशंस का इजहार भी किया जा रहा है कि पीटीआई को अपनी रविश बदलना होगी। यही बात मौलाना फजल रहमान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुताल्लिक की है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी मौलाना के दर पे दस्तक देती रही, हाजिरी देती रही, लेकिन कहीं ना कहीं पीटीआई को लेके ना सिर्फ हुकूमत बल्कि ऑपोजिशन भी जो है वो खाइफ रहती है कि ये अपनी बात से मुकर ना जाए। तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि वो झूठ के सहारे अपनी सियासत चला रही है, वो हक़ाइक़ को मसख करके और प्रोपेगेंडा करके अपनी सियासत चमका रही है। और ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई कई मौक़े पर अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न लेती नजर आई है। तहरीक इंसाफ की सियासत तज़ादात से भरपूर है। जैसा कि बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत के खात्मे से पहले साइफर लहराया और अमलीनिया बनाया। बानी पीटीआई ने अपने इस बयानिए को बुनियाद बनाकर अवाम में मकबूलियत हासिल की और बाद में वो अपने इस बयानिए से खुद ही पीछे हट गए और उन्होंने अमरीका से अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए अमरीकी फर्म्स की खिदमात भी हासिल की। फिर इससे पहले 2014 में तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली पर धरना दिया। बानी पीटीआई हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो धांधली करके इक़्तिदार तक पहुंची और वो 35 पंक्चर्स यानी 35 हलकों में धांधली का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। लेकिन बाद में बानी पीटीआई अपने इस बयान पर यूटर्न ले लेते हैं और कहते हैं कि 35 पंक्चर वाला जो बयान है वो सियासी बयान था। फिर बानी पीटीआई कहते नजर आए कि वो इक़्तिदार में आकर कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि वो IMF के पास गए और इमदाद के लिए उन्होंने दोस्त ममालिक से भी रब्ता किया। फिर उनका कहना था कि वो मेट्रो बस नहीं बने। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, वो यूटर्न्स की एक लंबी गर्दान और कतार है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया गया और वो बयानिया ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को ऑफ़र की जा रही है कि उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाता है और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को रद्द कर दिया है, इस ऑफ़र को ठुकरा दिया है। उन्हें कोई NRO नहीं चाहिए। अब अली अमीन गंडापुर इस बात का बरबला इतराफ़ कर रहे हैं कि असल में ये प्रपोजल नहीं है, कहीं और से नहीं आ रहा था, बल्कि उनकी अपनी तजवीज़ थी कि बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। जो बात अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं और जो दावा तहरीक इंसाफ करती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गंडापुर साहब ने जो कहा बिल्कुल उसके बरक्स 180 डिग्री पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते रहे
उनका क्या मौक़िफ़ रहा, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। स्पेसिफिक सवाल के जवाब में आज इमरान खान साहब ने यह वाजे किया कि उनको बिलवास्ता तौर बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी और हमेशा ये बिलवास्ता तौर पे इनडायरेक्टली आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो हैं वो नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी राय की बात। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई महाजी जंग लड़ रही है बैरूनी महाज पे, जहाँ खुद ऑपोजिशन एतबार करने को तैयार नहीं है, हुकूमत तो एतबार करने को तैयार नहीं है, खुद विद इन द PTI या तो ये नैरेटिव है या फिर इतने कंफ्यूज्ड हैं, सादा हैं कि बात को समझने से कासिर रहते हैं। अब PTI के ऊपर ये परसेप्शन भी है कि धड़ों में तकसीम है। इस वक्त KP में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस है या हुकूमत है, यहाँ स्ट्रेंथ है, वहाँ पर भी वो धड़ों में मुनकसिम है। इस वक्त मीना खान आफरीदी जो सूबाई वजीर हैं, अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट का हिस्सा है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आफरीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये तासुर कि जुनैद अकबर ग्रुप, फिर आतिफ खान ग्रुप, फिर अली अमीन गंडा ग्रुप, यानी KP के फ्रंट पे ही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 धड़ों में तकसीम हो गई है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखे, इस वक्त तहरीक इंसाफ की एक ही पार्टी है, एक ही दड़ा है और वो दड़ा इमरान खान का है। इमरान खान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है, और इमरान खान के जो भी अहकामात हैं वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, उनकी लीडरशिप को और सबको जो है वो मनवन कबूल होते हैं। इख्तिलाफ राय तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी होती है, जितने भी सियासी जमातें हैं, बिल्कुल तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तिलाफ राय हैं, लेकिन जो भी फैसला चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से आता है तो उसको कबूल किया जाता है। और आपने देखा है इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की मशावरत से जुनैद अकबर साहब को सूबाई सदर लगाया और पूरे रीजन्स में, हजारा रीजन, पिशावर रीजन, साउथ, मालाकंड, तमाम रीजन्स में उनकी मीटिंग्स हुई, उनमें MPAs भी गए, मिनिस्टर्स भी गए और अली अमीन खान की तरफ से जो है ये अपने MPAs को अहकामात भी हैं कि आप लोगों ने भरपूर तरीके से इसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ डालनी है। तो ठीक है, इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन जो कॉस्ट को अगर कोई इससे नुकसान होगा वो वाले इख्तिलाफ, वो वाले देखिए, पार्टी का तंजीमी ओहदा इस वक्त जुनैद अकबर खान के पास है, पार्टी सदारत खैबर पख्तूनख्वा की सतह पे जुनैद अकबर खान साहब के पास है, और उन्होंने भी कुछ ही देर पहले ये फरमाया कि पार्टी में चोरों को नहीं छोड़ूंगा और मेरी बात अगर इमरान खान नहीं मानेंगे तो मैं पार्टी सदारत भी छोड़ दूंगा। यानी ही इज वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको वो समझते हैं कि साइडलाइन होना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ वो नहीं, हम भी समझते हैं, क्योंकि आपको पता है, देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ब्रांड होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ब्रांड है कि हमने करप्शन के अगेंस्ट जो है और इंसाफ के लिए ये पार्टी कायम की इमरान खान साहब ने, और हम जो है पिछले 18-19 साल से इस तहरीक के साथ हैं। तो तहरीक इंसाफ की जितने लीडरशिप है, जितने वर्कर्स हैं, वो सब इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं। माजी में आपने देखा भी है कि इमरान खान साहब ने बहुत से लोगों को कॉर्नर भी किया है। तो अगर ऐसे कोई चीज है पाई जाती है पार्टी के अंदर, हुकूमत के अंदर, बाकी तो वो उसके लिए कोई भी नहीं, लेकिन करप्शन का इल्जाम तो खुद अली अमीन गंडापुर साहब की इस गवर्नमेंट के ऊपर लग रहा है और जिस पर आज आपको सहाफियों को बुला के सफाइयां देना पड़ी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये करप्शन के हवाले से सहाफियों को नहीं बुलाया गया, बल्कि एक रूटीन की मीटअप थी और उनको बुलाया गया, उनको अपने गवर्नमेंट के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि गवर्नेंस क्या है। देखिए, अली अमीन साहब ने बताया कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास 156 बिलियन रुपीस सरप्लस में पड़े हों, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि 49% जो है वो पिछले 6 माह और इस 6 माह का जो आप मुकाबला करें तो वो सरप्लस में हो, इजाफी जो है वो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। एक ऐसी गवर्नमेंट के जहां पे हम अपने रेवेन्यूज को जनरेट कर रहे हैं, हम सोशल वेलफेयर के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। IMF जो है वो तमाम सूबों के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ कर रही है। तो ऐसे सूबे में अगर इतनी परफॉर्मेंस है और उसमें अगर आप ये बयानियां बनाएं मीडिया के ऊपर या बाकी पॉलिटिकल जमातें कि यहाँ पे करप्शन हो रही, तो ये तो फिर अच्छी है। देखिए, ये नैरेटिव तो खुद आपके जो ओपोनेंट ग्रुप्स हैं, मैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा, फ्रॉम विद इन द पार्टी जो लोग अली अमीन गंडापुर के खिलाफ धड़ेबंदी या सफबंदी या सफारा है, ये उन लोगों का नैरेटिव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर साहब मुश्किल में या परेशान है। देखिए, मैं तो अगेन यही कहूंगा, ये पार्टी इमरान खान से है और इमरान खान की पार्टी है और जो भी इस पार्टी के अंदर है वो इमरान खान के नजरिए के ऊपर है। अब हम सब जो हैं इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि इमरान खान का नजरिया है इंसाफ का बोलबाला और करप्शन के अगेंस्ट हमने लड़ना है। इसके अंदर एक प्रॉपर मैकेनिज्म है,
खान साहब ने जो है कमेटी भी बनाई है, वो कमेटी भी मौजूद है, इसके अलावा एंटी करप्शन का इदारा भी मौजूद है। तो अगर वहां पे कोई भी ऐसा मतलब सीएम से लेके नीचे तक, मिनिस्टर्स तक और इसके नीचे फिर एमपीएस तक कहीं पे भी हो, तो बिल्कुल उसके लिए जो है एक मैकेनिज्म अच्छा देखिए, मौजूद आप है। गंडापुर साहब की कैबिनेट का हिस्सा है, आज ही आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है। ये तो बताइए कि गंडापुर साहब की इमरान खान की रिहाई को लेके मुलाकातें किससे हो रही हैं, जिससे वो कहते हैं कि 90% काम मुकम्मल हो गया है, ये किससे मिल रहे हैं? देखिए, आपको पता है हमारी एक हमारी जो कमेटी बनी थी जिसमें अली अमीन साहब भी थे, जिसमें जो है जो अपोजिशन, हमारी यहाँ पे अपोजिशन और वहाँ पे हुकूमत की वो थी, उनके साथ एक बात चली थी। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल लोग कौन हैं कि जिनके साथ बात होनी है और जिनके हाथ में इख्तियार है। इस वक्त तो आपकी लूली लंगड़ी हुकूमत है पाकिस्तान की, जो आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना, यानी एस्टैब्लिशमेंट से अली अमीन गंडापुर साहब ऑन बोर्ड है, आप ये कह रहे हैं? सर सुन ले, फार्म 47 की हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत, और उसके उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, उनके पास इखलाक की जवाज नहीं है, और अगर वो कोई डिसीजन करते भी हैं तो पहले वहां जाके जो है बात करते हैं। सीएम साहब का यही मतलब है कि उन्होंने बैठ के बात की है, इस कमेटी के साथ भी बात की है, और वो बात जो है वो चल रही थी आगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो लोग हैं इस वक्त इक्तिदार के, एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, तो जो एक बयान आ जाता है आगे से, फिर उसको वो माइंड कर जाते हैं और एक इनसिक्योरिटी का मामला आ जाता है। नहीं, लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं ना, आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, और अगर आपने बात करनी तो सियासतदानों से करें। फिर जो खत इमरान खान साहब ने लिखा कि ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा कोई खत हमें नहीं मिला, और अगर मिलता भी है तो हम उसमें संजीदा नहीं है, यानी उन्होंने उठा के उस खत को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये दिलचस्पी रखता हूं ये जानने में कि मुलाकातें हो किसके साथ रही हैं जो आपको 90% यकीन दहानी भी करा चुका है। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं ना ओपन लेटर डजंट मीन कि वो लेटर जो है फिजिकली वहां पे गया। ओपन लेटर मींस ये कि वो भी देख सकते हैं और पाकिस्तानी अवाम भी देख सकते हैं। और उस लेटर के अंदर बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है, 3-4 मुतालबे हैं कि आप जो है फौज हमारी है और जो है हम उसको मानते हैं इस चीज को। और ये पहली दफा इमरान खान ने नहीं कहा, ये जब से तहरीक स्टार्ट हुई और उससे पहले ये इमरान खान बार बार कहते रहे। उसमें मुतालबा ये है कि चूंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है और उसमें उसका बुनियादी किरदार ये है कि वो उसके ऊपर नहीं, वो खत हमने पढ़ लिया सर, वो खत हमने देख लिया है, कंटेंट्स हमारे सामने है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मुलाकातें किसके साथ हो रही हैं, हमें को बताएंगे आप कि किससे मुलाकातें, कौन आपको यकीन दहानी करा रहा है? देखिए, सीएम साहब ने बताया कि एक वो कमेटी बनी थी, कमेटी के अंदर बातचीत हुई, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है या इस वक्त इक्तिदार के असल लोग हैं, वो चेयरमैन साहब की तरफ से अगर कोई ये बयान आ जाता है तो वहां पे ये इनसिक्योरिटी फील करते हैं और वो जो है बैकअप हो जाते हैं। तो सीएम साहब के कहने का मकसद यही है, और उन्होंने बताया भी बड़ा कैटेगोरिकल कि वो पहुंचे थे एक नतीजे के ऊपर, लेकिन चूंकि वो इनसिक्योरिटी का शिकार होकर जो है उसे बैकअप कर जाते हैं, इस वजह से जो है वो फिर डाउन हो जाते हैं। लेकिन अच्छा देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, जी हमें ऑफर की जा रही है कि आप बनी गाला, खान साहब बनी गाला मुंतकिल हो जाए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने तो बता दिया कि बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज असल में उनकी थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती रही हमें एनआरओ ऑफर हो रहा है, हमें डील ऑफर हो रही है। तो आप एक बयानिया बना रहे थे, एक नैरेटिव बना रहे थे जो धड़ाम से नीचे गिर गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद इस बात का एतराफ किया है कि उधर से कोई ऑफर नहीं आ रही थी, ये तो हम तजवीज रख रहे थे। तो क्या आप एनआरओ मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसको बिल्कुल गलत नैरेट ना करें। ये पहली दफा नहीं है, बल्कि आपके जो नामवर सहाफी है उन्होंने इसको बार बार और कई दफा जो है कोट किया है कि लोग जो जा चुके हैं। मुझे इल्म नहीं है, ना हमने पार्टी के एंड पे कहा हुआ है, ना हमारी ऐसा कोई पॉलिसी स्टेटमेंट है, लेकिन मुताद साहबियों ने कहा है कि लोग जा चुके हैं उनके साथ बात करने के लिए। ये गंडापुर साहब ने खुद कहा है कि ये मेरी तजवीज थी। अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटेड पोजीशन है कि मेरी तजवीज थी कि आप उनको बनी गाला मुंतकिल कर दें। इसका मतलब तो सीधा साधा सा है कि एनआरओ मांगा जा रहा था इमरान खान साहब के लिए। ठीक है ना, इसमें तो बड़ा कैटेगोरिकल उन्होंने कहा है कि मतलब वहां से ऑफर आई है कि बात को आगे चलाना है। तो लेकिन ये तजवीज तो गंडापुर साहब की अपनी है ना सर, ये तजवीज तो गंडापुर साहब ने खुद दी है कि सीएम हाउस में या नथिया गली में या उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। अली अमीन साहब ने बिल्कुल इसके अंदर ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी फिजा के अंदर बात होनी चाहिए कि जहां पे उनको भी ईज हो। तो वो फिजा उन्होंने कहा कि ये हो सकती थी, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि मैं बिल्कुल भी बाहर तब तक नहीं निकलूंगा जब तक कि मेरे वर्कर जो हैं वो
रिहा नहीं हो जाते। तो इसका मतलब है कि इमरान खान की जो पॉलिसी है वही पार्टी की पॉलिसी है, और इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा हुआ है कि बिल्कुल भी मैं नहीं निकलूंगा, ना बनी गाला जाऊंगा, ना गवर्नर हाउस जाऊंगा, नतिया गली, ना कहीं और जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा और तब तक जो है बात आगे भी नहीं बढ़ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद यह ख्याल किया जा रहा था कि आलमी उफक पर कुछ मस्बत तब्दीलियां रूनुमा होंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीदों के बरखिलाफ जो बाइडन के दौरे हुकूमत की जारहाना पॉलिसीज के तसलसल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर मुसलमानों के हवाले से ट्रंप का रवैया जारहाना दिखाई दे रहा है। अमेरिका खुद को इंसानी हुकूक का चैंपियन कहता है, लेकिन मुसलसल इंसानी हुकूक की पायमाली करने वालों की पुश्त पर खड़ा दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रात डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए गज़ा से मुताल्लिक, फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक जो कुछ कहा और इंसानी हुकूक की तंजीम के डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत करके जो शब खून मारा है, जाहिर है कि उसने तमाम की तमाम कलई खोल कर रख दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी असल में है क्या। इस वक्त मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर मंसूर जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर जाफ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मंसूर जाफ़र साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान भी ये कहा था कि वो पूरी दुनिया के अंदर जंगों का खात्मा चाहते हैं, जंगें ख़त्म करेंगे, लेकिन फ़लस्तीन से मुताल्लिक और गज़ा स्ट्रिप को क्लियर कराने से मुताल्लिक जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उससे तो लगता है कि वो जंगें ख़त्म नहीं बल्कि नए जंगी महाज खोलना चाहते हैं, कशीदगी ख़त्म नहीं बल्कि कशीदगी को हवा देना चाहते हैं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ इससे बड़ी सादगी क्या हो सकती है कि आप और पूरी दुनिया जो है वो ट्रंप साहब के बयानात को संजीदा लेती है और ख़ास तौर पे ये भी तवक्को रखती है कि वो अपनी कही हुई बातों पर कायम रहेंगे। उनकी तो पूरी तारीख, चाहे वो कारोबारी तारीख आप ले लें या उनकी जो नाम नहाद सियासी तारीख है, वो तो इबारत ही क्या मुकर्रनियों से है। और ख़ास तौर पे जिस अपने लापालक नाजायज़ बच्चे की इस वक्त वो परवरिश और उसको फ्लरिश करने के हवाले से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उसके लिए वो पूरा मैदान खाली कर रहे हैं ताकि मिर्ज़ा यार उसमें फिर सके। तो वो इनका एक ख्वाब है और वो ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि इस वक्त फ़लस्तीनियों ने अपनी 15 माह की जो एक अजीमत है और एक पूरी इस्तकामत है और उसके साथ जिस तरीके से उन्होंने अपने जिस्मों पर आतिश व आहन की बारिश को झेला है और फिर जैसे ही सीज़ फायर हुआ है, जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ वो जुनूब से शुमाल की तरफ लपके हैं, तो मैं समझता हूँ दुनिया और बिलखुसूस अमेरिका और उसके जो हवारी हैं उनकी आंखें खोलने के लिए ये मनाजर जो है वो काफ़ी थे। तो आपको लगता है कि जो है वो जी, आपको लगता है सर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बयान पर कम से कम पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी या फिर यू टर्न लेना पड़ेगा? देखिए जी, इससे पहले उन्होंने इसी तरह की एक बड़ मारी थी कि जिसमें उन्होंने मैक्सिको, कनाडा और पता नहीं किस किस मुल्कों पे उन्होंने टैरिफ लगाने की बात की थी। तो तकरीबन एक ही दिन बाद 24 घंटों के अंदर अंदर ही उन्हें अपने उस बयान को वापस भी लेना पड़ा और उस अपने फैसले को मौखर करके मनसूखी की तरफ ले जाना पड़ा। तो अब जिस अंदाज से मैं समझता हूँ एक रद्द-ए-अमल इस वक्त अरब दुनिया का सामने आया है, बिलखुसूस जो नुमाइंदा फोरम चाहे वो OIC है, अरब लीग है और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ सऊदी अरब ने जिससे फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और बिलखुसूस इस वक्त मिडिल ईस्ट की जितनी पॉलिटिक्स है उसका पूरे का पूरा मरकज़ और महवर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त सऊदी अरब और उनके साथ दीगर खलीजी ममालिक को बना रखा है और उनके साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन और उनके साथ सफारती राह रस्म जो है वो उनका मैं समझता हूँ इस पूरी जो टर्म है उसका माहासल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया है सऊदी अरब ने कि एक दो टोक अल्फाज में इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया है कि जब तक एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत जिसका दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस नहीं होगा उस वक्त तक इसराइल के साथ किसी किस्म के सफारती ताल्लुकात जो हैं वो उस्तवार नहीं किए जा सकते। तो कम अज़ कम अगर तो उन्होंने इन्हीं मुल्कों के साथ सियासत करनी है और इनके ज़रिए ही अपने इस मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स चाहे वो जंगों को बंद के हवाले से या नई जंगें खोलने के हवाले से हो, तो उनका मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम किबला दुरुस्त हो जाना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि अगर 15 माह तक इन मुल्कों की तरफ से कोई इस रौयत का रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला कि जिसको आप राज तकदाम कहते हैं, तो अब मेरा ख्याल को वो वक्त आ गया है कि जिस अंदाज से फ़लस्तीनियों ने अपने अज़म, हौसले और सबात के साथ और ख़ास तौर पे मुज़ाहमतकारों ने जिस अंदाज से इसराइल को अस्करी महाज पर भी, सफारती और अबलागी महाज, हर महाज पर बुरी तरह शिकस्त दी है और आज मैं समझता हूँ उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे वो उनके साथ माहिदा करने पर मजबूर हुआ है अमेरिका और इसराइल कि जिन पर जो बाइडेन साहब ने इसी साल मई में जो है वो गुज़श्ता बरस मई में जो मामला तय किए थे, लेकिन उस वक्त एक हठधर्मी दिखाई इसराइल ने और उसको मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरी जंग के नतीजे में बेसिकली तो इसराइल और अमेरिका की हारी हुई जंग है
अब अपनी फेस सेविंग के लिए मैं समझता हूँ इस नौयत की बातें कि इस पूरे इलाके को एक ऐसा सब्ज बाग दिखाया जा रहा है कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बहेंगी। आप देखिए कि इस वक्त जिस जिस पॉलिसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब चल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि सारी दुनिया जो है वो पनामा कनाल है, सारी दुनिया जो है मैक्सिको है, और सारी दुनिया जो है वो कनाडा है कि जिसको वो अपना 51वां रियासत करार दे देंगे। और इसी तरीके से गजा को भी वो समझते हैं कि वो शायद उनके हाथ की छड़ी और उनकी जेब की घड़ी है, वो जिस अंदाज से इसके साथ तसर्रुफ करना चाहेंगे वो कर लेंगे। ये उन फलस्तीनियों की सरजमीन है कि जिन्होंने इस सरजमीन पर जितना जुल्म और ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, मैं समझता हूं दुनिया की तो मंसूर जाफर साहब, आप देखते हैं कि ये बाइडेन की पॉलिसीज का तसलसल ही रहेगा। मतलब अनऑर्थोडॉक्स होने की, गैर रस्मी, गैर रवायती बयान देने की कोशिश तो ट्रंप करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वही पॉलिसीज हम देखेंगे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की थी एज फार एज मशरक़ वस्ता इज कंसर्न्ड। यकीनन जी, इस वक्त जो लाहे अमल इसराइल ने और अमेरिका ने अपने लिए तय कर लिया है, वहां से वापसी उनके लिए एक, मैं समझता हूँ, इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है। यही वजह है कि वो कोई नया चीज, कोई नया सोल्यूशन लाने के बजाय ऐसा वर्केबल सोल्यूशन कि जिसमें हकीकी मानों में इस खित्ते के अंदर अमन हो। अब देखिए, ये जितने भी इस नौयत के बयान ट्रंप साहब दे रहे हैं, बुनियादी तौर पर माहिदा ओस्लो की मुखालफत करने वाले जितने भी फरीक, चाहे वो हमास की शक्ल में हो, मज़ाहमत कार हो, उनके काज को ही तकवीत दे रहे हैं। क्योंकि ये बात साबित हो गई है कि हमास ने अगर 7 अक्टूबर 2023 को एक बहुत भरपूर हमला इसराइल पर किया था, तो वो इसी वजह से किया था कि इसराइल दुनिया को जो माहिदे अमेरिका की सरपरस्ती में उन्होंने किए थे, उनको किसी तरीके से भी रूबा अमल लाने के लिए तैयार नहीं है। और आज आप देख लीजिए कि जिस अंदाज से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ये जो इकदाम कर रहे हैं, इससे तो वो बिल्ली थैले से यकीनन बाहर आ चुकी है, और वो इस पूरे खित्ते को जिस तरीके से बुल्ली अंदाज में चलाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपको एक ऐसे गेम स्कैम के बारे में बता रहे हैं जिसका शिकार हमारे जानने वाले, हमारे अपने, बल्कि हजारों लाखों अफराद हुए हैं। कुछ लोग चोरी छुपे भी अपने मोबाइल पे ये गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द किसी को बताते हुए डरते हैं। उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आगे जाके उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। लोग पैसा कमाने और रातों रात अमीर होने के चक्कर में शॉर्टकट तो ढूंढते हैं, और वो एक मिसाल है ना कि जब तक लालच जिंदा है तब तक फ्रॉडिये भूखे नहीं मर सकते। अब इस गेम स्कैम के चक्कर में मासूम लोग पैसा डबल करने के चक्कर में अपनी मेहनत से कमाई गई रकम भी गंवा बैठते हैं। और ये स्कीम किस तरह से चल रही है और स्कैम कैसे हो रहा है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है और किस तरह से ये मामला चलाए जा रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से गिरोह मुलव्विस हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स चल रही हैं, ये सारी मालूमात हम आपसे शेयर करेंगे। अब इन गेम्स में जो सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम है, उसमें जो प्लिंको, जिसमें थोड़ी सी रकम के साथ आपको ज़्यादा पैसे जीतने का मौका फराम किया जाता है। इस गेम का इंटरफेस बहुत सादा दिखाया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हमारे मोबाइल के अंदर कोई बच्चों के खेलने वाली आसान सी गेम इंस्टॉल हो गई है, लेकिन इसके ग्राफिक्स के ज़रिए इसको मज़ीद इम्प्रूव बनाया जाता है और पैसे कमाने का एक ज़रिया दिखाया जाता है। इसके बाद बबल शूटर के नाम से एक गेम है, जिसमें बबल्स को हिट करने पर आपको जो रकम मिलती है वो डबल और ट्रिपल होती जाती है, और आप बबल हिट नहीं कर पाते तो आपका डिपॉजिट बैलेंस माइनस हो जाएगा। फिर एक और मशहूर ड्रैगन वर्सेस टाइगर के नाम से एक गेम मौजूद है, जिसमें ड्रैगन और टाइगर दिखाया जाता है। अब आपने ये चूज़ करना होता है कि आपने कितने पैसे ड्रैगन पे लगाने हैं या कितने टाइगर पे लगाने हैं, और अगर आपने ड्रैगन पे पैसे लगाए हों और ड्रैगन जीत जाए तो आपकी रकम डबल हो जाती है। इसके बाद एविएटर के नाम से एक बहुत मशहूर गेम भी मार्केट में मौजूद है, जिसमें एक जहाज़ फ्लाई करता है और वो जितना ऊंचाई पे जाएगा आपकी रकम 1x, 2x, 3x यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ जाती है। और अगर जहाज़ ऊपर उड़ने के साथ ही नीचे आना शुरू हो जाए तो आपके डिपॉजिट की हुई रकम माइनस में चली जाती है। अब देखने में बिल्कुल ऐसे ही सादा लगता है कि अगर गेम खेलते हैं तो गेम में तो जीतना भी होता है और हारना भी होता है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है वो ये है कि इन गेम्स को जो लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं वो आपको जीतने नहीं देते। समझने की बात ये है कि जब आप गेम खेलते हैं उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं तो गेम खिलाने वालों की एक टारगेट अमाउंट होती है, जिस पर वो आपको ड्रावा भी देते हैं, वो विड्रॉ का ऑप्शन भी देते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप उनके टारगेट से ज़्यादा गेम जीतना शुरू हो जाते हैं वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे आपको कर्टेल करते हैं, गेम्स को स्लो डाउन कर देते हैं और आपको यूँ लग रहा होता है कि आप हार चुके हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको हराया जा रहा होता है और आपकी सारी डिपॉजिट की गई रकम आपसे छीन ली जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में
हर कोई बड़ा मोहतात है और चीज़ों को समझ और परख के देखता है, समझ रखता है, फिर ये कैसे ऐप्स, वेबसाइट्स और जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं वो आवाम को पूरे फ्रॉड में अपने आप कैप्चर कर लेते हैं, हसार में घेर लेते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका सहारा लिया जाता है। कोई एक वीडियो ले लेते हैं वो, और उसके बाद उन वीडियोस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, AI की मदद से डब करते हैं, यानी उनको दिखाते हैं लेकिन आवाज़ उनकी नहीं होती, वॉइस मैचिंग करने की कोशिश करते हैं और इतने बेहतर और उम्दा अंदाज में करते हैं कि एक सादा लॉ शहरी या पाकिस्तानी यही समझता है कि जैसे यही मीडिया इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी है जो असल में इस गेम को, या वो कह रही है, आपको कायल कर रही है कि आप ये खेलें।